हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि कविता का बेटा गुरमीत अब बड़ा हो गया था और वो एक इंजीनियर बन गया था। इसीलिए कविता ने अपने पति केशव से कहा कि हमें गुरमीत की शादी कर देनी चाहिए। जब कविता ने शादी की बात गुरमीत के सामने रखी तो गुरमीत ने साफ बता दिया कि वो अपने ऑफिस की राधा नाम की लड़की को पसंद करता है और शादी भी उसी से करेगा। गुरमीत की बात सुनकर कविता को झटका लगता है, परंतु फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए वो अपने पति केशव से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे गुरमीत की शादी आखिरकार राधा से तय हो जाती है। घर में शादी की धूम मची हुई है। इस बार सारी जिम्मेदारी कविता के कंधों पर नहीं है, क्योंकि दोनों बेटियां आ गई थी शादी में माँ का हाथ बटाने के लिए। गांव से बारात लेकर शहर जाना है। बाराती कौन कौन होगा? गांव से कुछ लोग जाएंगे और कुछ गुरमीत के दोस्त और ऑफिस के लोग हैं। भाई की शादी में दोनों बहनें बारात में शामिल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? दोनों बहनें बहुत खुश हैं कि भाई की शादी में बाराती बनकर जाना है। दोनों शहर से अपने लिए नए कपड़े और श्रृंगार के सामान लेकर आई हैं। कविता ने दोनों से कह दिया था, तुम लोग अपनी मर्जी से कपड़े खरीद कर ले आना। राधा के पापा ने बारातियों के ठहरने और उनके खान पान से लेकर तमाम चीजों में काफी खर्च किया, ताकि कोई ये ना कह सके कि बेटी की शादी में ये कमी रह गई और वो कमी रह गई। बहुत ही अच्छे ढंग से खुशी भरे माहौल में शादी हो जाती है। कविता ने भी दुल्हन का स्वागत बहुत दिल खोल कर किया। स्वागत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए गांव से ही कुछ औरतों को उसने अपने घर में बुला लिया था। पूरे रस्मों रिवाज निभाते हुए बहू का गृह प्रवेश हुआ। कविता का मन आनंद से झूम उठा कि घर में बहू आ गई। बहू का मुखड़ा देखा तो कविता की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि बहू बहुत सुंदर है। उसने सबके सामने ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। ईश्वर दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मेरी बहू की सुंदरता को कभी कोई आंच ना आए। बहुत सारे गहने, भारी भरकम कपड़े पहनकर नई नवेली दुल्हन पसीने से भीग गई और परेशान हो उठी। आज के जमाने में भला इतने भारी भरकम गहने और कपड़े पहनकर कौन सी लड़की आरामदायक महसूस करेगी? लड़कियों को तो सलवार कुर्ता या फिर जींस टॉप पहनने में ही ज्यादा मजा आता है। 2 दिन तो राधा ने सब्र कर लिया, परंतु तीसरे दिन ही साड़ी और गहने उतार कर सुबह सुबह सलवार कुर्ती पहन ली। उसने सास ससुर को मान सम्मान देने के लिए अपने सिर पर दुपट्टा जरूर रख लिया। माँ ने जो बात सिखाई थी उसका उसने मन से पालन किया। कविता ने जैसे ही बहू को बिना गहने और साड़ी के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बहू का ये रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, साड़ी में और गहनों में ही अच्छी लगोगी। सारे गहने भी उतार दिए और साड़ी भी उतार दी, ये तो अच्छी बात नहीं है। गांव के लोग देखेंगे तो बहुत बुराई करेंगे। गांव में ऐसा नहीं चलता बहू। आखिरकार हमारी भी तो कोई इज्जत है और गांव के लोगों की भी इज्जत है। सासू माँ की बातें सुनकर राधा ने धीरे से इतना कहा, मम्मी, साड़ी पहनकर दम घुट रहा था और गहने भी बहुत भारी भारी लग रहे थे, इसीलिए मैंने उतार दिए। 2 दिन तो हो गए हैं, अब मुझसे इतनी भारी साड़ी और गहने नहीं पहने जाते। हमारी तो सारी उम्र गुजर गई साड़ी में बहू, और गहने भी जितने पहनने होते हैं जरूर पहनते हैं। तुम तो 2 दिन में ही थक गई, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़े से रूखे स्वर में कहा कविता ने। माँ की बातें बड़ी बेटी शालू के कानों में पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी, आप कैसी बातें करते हो? अपने जमाने से आज के जमाने की तुलना कर रही हो? क्या तुम्हारे जमाने में लड़कियां सलवार कुर्ती पहनती थी, जींस टॉप पहनती थी? नहीं ना। लड़कियां कॉलेज जाती थी, नौकरी करती थी? नहीं ना। अब भाभी को परेशानी हो रही है तो वो परेशान रहे, आप ऐसा चाहते हो? जिनमें उनको अच्छा लगे वो कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया? वैसे सलवार कुर्ती में क्या बुराई है? पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। रही बात आप लोगों को और गांव वालों को सम्मान देने की, तो उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा तो रखा है ना, और आप क्या उम्मीद करते हो? बेटा, ये गांव है, शहर नहीं है। शहर में जाकर जैसे भी रहे, परंतु जब तक गांव में रहेगी तब तक गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। लोग बहुत बातें बनाएंगे, तुम्हें मालूम नहीं है गांव के लोग कैसे हैं।
थोड़ा चिढ़ते हुए कविता ने जवाब दिया, मम्मी, गांव के लोगों की बातें छोड़ो। सारे गांव के लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को जो कहना है कहने दो। भाभी को परेशानी हो रही है साड़ी से, तो उन्होंने उतार दी और सलवार कुर्ती पहन ली। अब जिसको जो कहना है कहे। मैं तो भाभी को परेशान नहीं होने दूंगी। आप अपने विचार बदलो। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए शालू ने कहा, तू तो बिल्कुल भाभी की तरफदारी कर रही है। जरा मेरे लिए भी सोच। बहू तो कल शहर चली जाएगी, गांव में तो मुझे ही रहना पड़ेगा। कविता ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया, आपको किसने कहा कि आप हमेशा गांव में ही रहो? अब तो घर में कोई भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं चली जाती पापा के पास? वहाँ पर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई हो कि गांव में ही रहना है। गुरमीत ने भी आपको बहुत समझाया, परंतु आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हो कि गांव में रहना है और घर की देखभाल करनी है। तो करो जिसमें आपको शांति मिलती है। हाँ, मैं वही करूँगी जिसमें मुझे शांति मिलती है। मुझे इसमें शांति मिलती है कि बहू बहू जैसी ही रहे, आते ही शहर जैसी बनने की कोशिश ना करे। माँ की बात सुनकर शालू का धैर्य जवाब देने लगा तो वो जोर से बोल पड़ी, आप तो बिल्कुल सासू माँ बन गई हो। अपना जमाना भूल गई हो कि किस तरह दादी आपको परेशान किया करती थी और आप बैठकर रोती थी। अब क्यों आप वही सब बातें भूल गई हो? वही सब दोहरा रही हो आप, जो एक अशिक्षित और गांव की सास अपनी बहू के साथ करती है। आप में और दादी में फर्क ही क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेगी, अपनी बेटी जैसे, परंतु नहीं। आप तो बिल्कुल पूरी सासू माँ बन गई हो और बहू को बहू ही समझने लग गई हो, बेटी नहीं। शालू की बातें सुनकर कविता को अपना अतीत याद आ गया। जब वो पहली बार बहू बनकर घर आई थी, तब सास ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। वो मन ही मन कहने लगी, नहीं, मैं वो सब नहीं दोहराऊंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है। सही कह रही है शालू, फिर मुझ में और मेरी सासू माँ में क्या फर्क रह जाएगा? मैं अपनी बहू को अपनी बेटी जैसे रखूंगी। उसे जैसा पसंद है वो रह सकती है, ये उसका ही घर है। अभी से उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो अच्छा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ हम बहू सास ना रहकर माँ बेटी का रिश्ता जोड़ लें। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी बेटा, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। राधा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी समान है और ये उसका घर है। वो जैसा चाहे वैसे रह सकती है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। आज एक बहुत बड़ी भूल होने से तुमने मुझे बचा लिया शालू बेटा। कविता ने दोनों को दो बाहों में भरकर बारी बारी से दोनों के माथे पर स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया। उसका मन खुशी से भर उठा, जिसकी आभा उसके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रही थी। अपनी सासू माँ से ढेर सारा प्यार पाकर और उनका सच्चा मन देखकर राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। आज तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। ससुराल में कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार मिलेगा, सोचकर उसके हृदय में भी एक डर बैठा हुआ था। एक तो वो शहर में पली बड़ी, गांव से कोई नाता ही नहीं रहा। गांव का माहौल कैसा है ये तक उसे नहीं पता था, परंतु अपनी नंद शालू का अच्छा व्यवहार देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मन से सारा डर धीरे धीरे निकल गया और वो ससुराल में खुल गई। राधा ने भी मन ही मन सोचा, जब सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी आजादी दी है, तो मुझे भी इनका सम्मान दिल से करना चाहिए। सचमुच गांव के लोग बड़े अच्छे दिल के होते हैं। ये बात तो मुझे गांव आकर ही पता चली। राधा अब रोज सुबह सुबह उठ जाती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है और पूजा पाठ सबसे पहले करती है। उसने सासू माँ को ये सब करते हुए देखा तो स्वयं भी उनका अनुसरण करने लगी। हर रोज सलवार कुर्ती पहनती है, परंतु सिर पर दुपट्टा रखना कभी नहीं भूलती। उसे समझ में आ गया कि गांव में सिर पर पल्लू रखने का रिवाज है, जिसे सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। राधा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसने समझदारी से काम लिया। कविता ने जब अपनी बहू राधा का दिनचर्या देखा तो मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हुई। अपनी बहू के प्रति मन में और ज्यादा प्यार उमड़ आया। मन ही मन खुश होकर कहने लगी, बहुत समझदार लड़की है, बहुत प्यारी भी है। मैंने उसके लिए ना जाने क्या क्या सोचा था। शहर की लड़की है, कैसी होगी, नखरे वाली होगी, जिद्दी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान ना जाने क्यों अपने मन में भ्रम पाल लेता है, दूसरों के बारे में राय बनाना शुरू कर देता है, कुछ देखे बगैर, कुछ जाने बगैर। ये बात किसी रिश्ते के लिए कतई उचित नहीं है। कभी कभी मन के कुविचार रिश्तों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं।
रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगता है। मम्मी, मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता आज मैं बनाऊंगी, दीदी के संग मिलकर। राधा की आवाज कानों में पड़ते ही कविता की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ बहू, कुछ कहा तुमने? हड़बड़ी में कविता ने पूछा। जी मम्मी जी, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता तो शालू बना लेगी बहू, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, अभी इतनी जल्दी तुम्हें रसोई घर में जाने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना। नहीं मम्मी जी, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने मैं नाश्ता बनाना भी सीख लूंगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। आज सबके लिए आलू के पराठे बना लो, सब लोग दही और अचार के साथ खा लेंगे, और सबके लिए अदरक वाली चाय बना दो। आलू के पराठे? मेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है, मुझे भी सिखाए थे, परंतु अच्छे से बेलना नहीं आता, मेरे से गोल नहीं बनते पराठे। अब मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, शालू दीदी से सीख लूंगी। राधा अपने मन में सोच ही रही थी कि बहू को चुप देखकर कविता भी थोड़ी देर चुप रही। फिर कहा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं बहू, शालू बना लेगी, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, अभी इतनी जल्दी क्या है? सासू माँ की बातें कानों में पड़ते ही राधा को होश आया। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आता है, परंतु बेलते समय कभी कभी बिखर जाते हैं, गोल नहीं बन पाते। वही सब बातें सोच रही थी मैं शालू दीदी से सीख लूंगी, दोनों मिलकर बना लेंगे, अब चिंता मत करिए। शर्माते हुए राधा ने कहा, शालू, आज आलू के पराठे किसने बनाए? क्या तुम्हारी मम्मी ने आलू के पराठे में घी की जगह पर सोना डाल दिया है? बड़े स्वादिष्ट बने हैं आज आलू के पराठे। शालू के पापा केशव ने खुश होते हुए कहा। आवाज कानों में पड़ते ही कविता खुशी से बोल पड़ी, आलू के पराठे आज मैंने नहीं बनाए, और ना ही घी की जगह पर सोना डला है, आज आपकी बहू ने आलू के पराठे बनाए हैं, तभी इतने स्वादिष्ट बने हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए कविता ने जवाब दिया। बात राधा के कानों में भी पड़ी। अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी राधा। ससुराल में आकर पहली बार तो मैंने कुछ बनाया है, वो भी आलू के पराठे। मेरे लिए तो बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी, परंतु मैं उत्तीर्ण हो गई। पत्नी की तारीफ सुनकर गुरमीत भी मन ही मन खुश हो रहा था। वो सोचने लगा, राधा ने इतने अच्छे आलू के पराठे बनाए, परंतु वो तो हमेशा यही बोलती रही कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। चलो, ससुराल में आकर पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई राधा, आगे भी सब अच्छा अच्छा ही होगा। गुरमीत नाश्ता करके जब अपने कमरे में गया तो देखा राधा होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर बैठकर ना जाने क्या सोच रही है। क्या बात है भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतने अच्छे स्वादिष्ट पराठे बनाई, सब लोग खुश हो गए। पर तुमने तो बताया था कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, मुझे ही बेवकूफ बनाती रही तुम। बड़ी चालाक हो, अपने पति को बेवकूफ बना रही हो, झूठ बोल रही हो ताकि मैं कोई फरमाइश ना करूं। बड़ी होशियार हो। मैं किसी को बुद्धू नहीं बना रही हूँ, सचमुच मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वो तो आज शालू दीदी ने मुझे पराठे बनाना सिखा दिए, उनके साथ मिलकर बनाए हैं, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने हैं। भोलेपन से राधा ने जवाब दिया। चलो, आगाज अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा। गुरमीत राधा को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। टचवुड, आपकी बात 100% सच निकले, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मैं इस घर में खुशी और सुख शांति देखना चाहती हूँ। घर के सब लोग बहुत अच्छे दिल के हैं, सचमुच मुझे बहुत अच्छा घर मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भावुकता में राधा की आंखें छलछला आई। उसने नम आंखों से गुरमीत की ओर देखा तो गुरमीत ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। राधा ने अपना सिर गुरमीत के सीने पर रख दिया। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।